गुड इवनिंग। 2-3 दिन के ब्रेक के बाद एक लंबा ब्रेक हुआ। फिजिक्स का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 14वां लेक्चर। आज हम रिफ्रैक्शन का लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। इसके बाद लेंस, फिर प्रिज्म, या कि पहले प्रिज्म देख लेंगे फिर लेंस देख लेंगे, कोई देख लेंगे। उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये पूरा यूनिट समाप्त। फिर वेव ऑप्टिक्स 4 या 5 दिन में निपटाएंगे और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पे एंट्री लेंगे। खैर देखते हैं कहाँ तक हम 20 जून तक हो पाते हैं। कोशिश करेंगे लंबे लंबे लेक्चर्स लेके आगे बढ़ें। थोड़ा बीच बीच में रुकावट आ जाती है, आपकी वजह से ही आती है। जब आपकी तरफ से कमेंट आने लगते हैं कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है और फिर मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती है। खैर चलिए, हम लोग ग्लास स्लैब के वजह से क्या शिफ्ट होता है वो पढ़ रहे थे, और शिफ्टिंग का एक फार्मूला जो आप पढ़े थे T × 1 - 1/μ, उसकी सहायता से हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज हम रिफ्रैक्शन का एक नया और गुण देखना जान रहे हैं। हमने कहा कि आप समझिए, दिख रहा है क्या यहाँ पे? मैं मान लेता हूं कि ऊपर की तरफ एयर है और नीचे की तरफ वाटर या कि ग्लास है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ रेयरर मीडियम है, एक तरफ डेंसर मीडियम है। मान लेते हैं कि डेंसर से रेयरर की तरफ एक रे जाना चाह रही है। इस पृष्ठ पर एक रे इंसिडेंट हुई है, आप जानते हैं कि इसका नॉर्मल होगा। हाँ, डेंसर से रेयरर पे जाएगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसे थोड़ा दूर छिटकेगी। अगर हम इस वाले एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहें तो इसको हम आई से डिनोट करते आए हैं, और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आर से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। एक समय एक कंडीशन ऐसी आएगी देख रहे हैं, थोड़ा हमने आई की वैल्यू बढ़ाया है, और अब देखिए ये रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई। थोड़ा और हमने आई की वैल्यू बढ़ाया तो हुआ ये कि ये बिल्कुल ये वाला काम है, और अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है और ये है 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी है। याद रखें कि ऊपर रेयरर मीडियम था, नीचे डेंसर मीडियम था। और अब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो वो अब नॉर्मल एंगल नहीं रह जाता। इस आई को नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको थीटा सी से डिनोट करेंगे क्रिटिकल एंगल से। डेफिनेशन है, पूछी जाती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। आप कहेंगे टेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह मान, वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो, वह क्रिटिकल एंगल कहलाता है। हेडिंग लीजिएगा क्रिटिकल एंगल की। इसको नहीं बनाना है, पहले आप क्रिटिकल एंगल की हेडिंग लेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की हेडिंग लीजिएगा। और लिखेगा इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस
it is the minimum angle of incidence in a denser medium. It is the minimum angle of incidence in denser medium for which angle of refraction is 90 degree. Angle of refraction is 90 degree. ठीक है. It is the minimum angle of incidence in denser medium. सघन माध्यम में वह न्यूनतम आपतन कोण, सघन माध्यम में वह न्यूनतम आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल. ठीक है. तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, इसे हम थीटा सी से डिनोट करते हैं. ठीक है. और आप ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, बस केवल ये वाला समझने के हिसाब से ये सारी चीजें हैं. अब केवल बना लेंगे अगर सब तो कोई टेंशन है नहीं, आप समझ जाएंगे. लेकिन अगर आप कॉपी बचाना चाहते हैं तो ये वाला बना लीजिएगा. ठीक है. बनाइए इसको. क्रिटिकल एंगल हम देख चुके हैं. क्रिटिकल एंगल क्या है? अगर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90, मन में विचार आया कि थोड़ा और बढ़ा के देखिए, थोड़ा और बढ़ा के देखिए. हाँ, जैसे कभी होते हैं ना कि एक लाइन वो कहते हैं फिर एक लाइन आप कह देते हैं. वैसे आप कह देंगे कि आप थोड़ा और एंगल बढ़ाओगे तो वो फिर और नीचे आएगा. तो जब नीचे आ जाएगी तो पूरा रिफ्लेक्शन रहेगा, हो गया, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, उसी मीडियम में वापस लौट आए. ठीक है. तो कहते हैं कि जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या होता है? फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता, फिर क्या होता है? रिफ्लेक्शन. और इस रिफ्लेक्शन को नॉर्मल नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं आप इसको बताइए. क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं वो भी पूछा जाता है. क्रिटिकल एंगल क्या है और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एंगल and derive an expression या कि find the relation between refractive index of medium and critical angle. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. इसको नोट करिए, मैं रिलेशन आपको दिखा देता हूँ. मैं कह देता हूँ कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. मैं कह देता हूँ कि मैं हेडिंग ले लेता हूँ, रिलेशन बिटवीन refractive index and critical angle. अच्छा, आप जानते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का साइन एंगल इक्वल टू स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम तो सत्य होगा, इक्वल टू जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन आर. ये होता है, ये हम जानते हैं. ठीक है. फ्रॉम स्नेल के नियम से हम ये चीज जानते हैं. अब अगर आई की वैल्यू थीटा सी हो जाए तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90. अगर आई की वैल्यू थीटा सी हो जाए तो आर की वैल्यू 90. तो कितना हो जाएगा? μ2 इंटू साइन थीटा सी बराबर μ1 इंटू साइन 90. साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से आप निकाल पाओगे साइन थीटा सी इक्वल टू μ1 अपॉन, याद रखेंगे इस रिलेशन को, कोई रटने वाली बात नहीं है. आप सोचेंगे μ1 कहाँ, μ2 अपॉन μ1 करें कि μ1 अपॉन μ2 करें, कोई बात नहीं. साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम आना चाहिए. मैक्सिमम 1 हो सकता है ना. साइन जब 1 से कम आना चाहिए मतलब ऊपर वाला मान नीचे वाले से कम होना चाहिए. स्वाभाविक बात है, ऊपर रेयरर होगा, नीचे डेंसर. रेयरर का कम होगा ना डेंसर से, इसलिए तो इसमें बहुत रटने वाली बात नहीं है, आप कर लो. अच्छा, अगर हम केस स्टडी करें, इफ μ1 इक्वल टू 1, इसका तात्पर्य क्या है? रेयर मीडियम के स्थान में हम क्या ले रहे हैं? एयर. μ1 इक्वल टू 1 कहने का तात्पर्य क्या है? रेयर मीडियम के स्थान में हम क्या ले रहे हैं? एरर. फॉर एयर मैं लिख भी देता हूँ.
देन साइन थीटा सी क्या बन जाएगा 1/μ। अच्छा, किताबों में 1/μ लिखा रहता है क्योंकि ऊपर तो 1 ले लेते हैं, इसका बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, इन जनरल में आप याद रखो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। म्यू किसका है? म्यू डेंसर मीडियम। म्यू किसका है? डेंसर मीडियम। एक्चुअल में कंपटीशन के क्वेश्चन यहाँ से नहीं सॉल्व होंगे, कंपटीशन का क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो रेयर मीडियम के स्थान में हमेशा एयर होते, तो आपका सॉल्व कंपटीशन का क्वेश्चन यहीं से होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की बात अगर आ गई और इंडेक्स का रिलेशन आ गया तो आप ये वाला याद करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये बोर्ड पॉइंट आप यूज चल सकता है, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व होंगे, है ना। बल्कि मैं तो कहूँ कि ये भी ना याद करिए, आप कॉन्सेप्ट याद करिए, बस स्नेल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बस नॉर्मली। ठीक है, नोट करिए इसको आराम से, ये पूरा रिलेशन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या कि 4 का भी आया कि आप क्रिटिकल एंगल से क्या समझते हैं और डिराइव कीजिए, एक्सप्रेशन बताइए, तो आप कर लोगे इतना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नोट करिए, वीडियो पॉज करो, मैं थोड़ा सा लिंक डाल दूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक नया टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी बोर्ड के हिसाब से एडिट कीजिएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है, कहते हैं कि जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ठीक है, 2-3 शब्द में डेंसर मीडियम में मतलब क्या कि ये बिल्कुल फिक्स है कि लाइट रेज डेंसर से रेयरर नहीं जानी चाहिए, तभी TIR की घटना होगी, नहीं। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। ठीक, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंस की और ऐसे लौट रही, ठीक, जाना चाहिए था इसको, जाना चाहिए था इसको, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल से ऐसे दूर जाना चाहिए था इसको, है ना। क्यों? क्योंकि इधर डेंसर था और इधर रेयरर था। जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है और ये क्या है, I is greater than थीटा, I is greater than थीटा, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट रे दूसरे मीडियम में प्रवेश नहीं करती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है और इस पूरे घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बढ़िया डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर इसके ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, when light ray incident at angle greater than critical angle in denser medium, then light ray return back in same medium, this incidence of light is called a total internal reflection. This incident of light is called as total इंटरनल टोटल। ठीक है, पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद ये डायग्राम, सॉरी पहले डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे है, आप खूब जानते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड है। फिर तो रिफ्लेक्शन के नियम फॉलो होंगे, जिस एंगल से ये गई उस एंगल से वापस। ठीक है।
यद्यपि हर मीडियम के लिए फिक्स होता है, क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है, ठीक है। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स होता है हर एक मटेरियल के, हाँ, कोई 10 डिग्री पे चलेगी, कोई 20 डिग्री पे चलेगी, वैसे हर मटेरियल के क्रिटिकल एंगल फिक्स होता है। जैसे कांच के लिए मैक्सिमम, मतलब आप ये मान के चलिए कि 80% केसेस में 42 डिग्री लिया जाता है कांच के लिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कसम खा लीजिएगा कांच के लिए 42 डिग्री होता है, पर मैक्सिमम केसेस में कांच के लिए 42 डिग्री लिया जाता है। हीरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है बोर्ड में भी, हीरा क्यों चमकता है, हीरा आखिर क्यों चमकता है? तो उसका यही कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। हीरा जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरे का होता है ना, उससे ज्यादा किसी का नहीं। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, ठीक है, 2.46 कहीं कहीं लिखा होता है, 2.41 कहीं कहीं लिखा होता है, मैं तो कहूँगा 2.4 याद करिए, ठीक है। तो हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 2.4 होता है। जब हीरा काटा जाता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि जब उस पर लाइट रेज इंसिडेंट होती है ना तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है। मतलब 24 दिख रहा है नहीं, 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल होता है हीरे का। आपको याद होना है, ये डाटा याद होना चाहिए, ठीक है। 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता है हीरा के लिए, ठीक है। तो जब मतलब उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि कैसे भी लाइट रे को इंसिडेंट कराओ इससे ज्यादा पे होती है, ठीक है, उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है। इसलिए टोटल की टोटल लाइट कहाँ होती है, रिफ्लेक्ट। स्वाभाविक बात है यार, जब टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो चमकदार तो दिखाई देगा ना। कुछ ट्रांसमिट नहीं हुई, कुछ कहीं डिविएट नहीं हुई, कुछ रिफ्रैक्ट नहीं हुई, क्या हुई, टोटल रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही तो हमें दिखता है ना, चीजें हमें क्यों दिखती है, रिफ्लेक्शन के कारण ही तो दिखती है ना। तो जब टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हुई, और कहां से, जो जब हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से होकर जब टोटल लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो एकदम बिल्कुल शाइनिंग आती है और इसी कारण वो चमकदार दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से, हीरा क्यों चमकता है, ठीक है। अच्छा, एक मजेदार घटना है, रिफ्रैक्शन चल रहा है, मुझे याद आ रहा है, कभी कभी ऐसा मजाक के लिए पूछ लिया जाता है, बताइए कि चंद्रमा पे ना, अपना जानते होंगे शायद, चंद्रमा पे अचानक, जैसे अपने पृथ्वी पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके सूर्य उदय होता है, ऐसा दिख रहा है कि अब दिन निकलने वाला है, और धीरे धीरे करके डूबता भी है। लेकिन चंद्रमा पे अचानक खत्म और अचानक आ गया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने यहाँ ना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वहां रिफ्रैक्शन नहीं होता, वहां जो होता है वो सब सीधे हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां जो होना है सीधे हो जाता है। डायरेक्ट रे आई, डायरेक्ट रे गई, यहाँ रे आती है तो थोड़ा डिविएट होके आती है, इसलिए धीरे धीरे सब दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए ये कारण है, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए चंद्रमा पे एकाएक क्यों होता है, ठीक है। रेगिस्तान की मरीचिका, मिरेज और डेजर्ट आपको पढ़े, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक वो है ना। कहीं ये ऐसा, जिस स्थान पे ऐसा माहौल बना कि वहां पे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई उस मीडियम के लिए, वहां पे टोटल लाइट जाती है और वो चमकदार दिखाई देती है। हिरण होता है, उसको दिखता है कि वहां पानी भरा है, जबकि होता कुछ नहीं, और इस तरह से वो मिरेज मर जाती है, ठीक है। खैर, दादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, कंडीशन में बताता हूं, दो कंडीशन। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण का मान शुड बी कितना, ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। और दूसरी कंडीशन क्या है, लाइट रे should be incident, should be go from denser to rarer, denser to, ये दो कंडीशन है, बिना इसके PIR संभव नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चीज जरूरी है कि ऐसा
ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते एक तरह से। आपके लेंस से क्वेश्चन बनते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोप वगैरह से बनते हैं, प्रिज्म से थोड़ा बहुत बन जाता है। जैसे मैं एक चित्र बनाऊं, मैं ये चित्र बनाऊं, मैं ये नहीं बनाऊं, चलिए कोई दूसरा। तो मैं ऐसे चित्र ये बनाऊं, ये ग्लास है, ये ग्लास है, इसका म्यू आपको 3/2 दिया है, और इसके लिए आपको थीटा सी भी दिया है, मान लो दिया है 42, थीटा सी दिया है 42। एक लाइट रे गई, ऐसे इंसिडेंट हुई 90 डिग्री। कितने पे इंसिडेंट हुई? 90 डिग्री। हम कहते हैं कि आप इसका पाथ कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्लीट द पाथ, ठीक, कंप्लीट द पाथ। ऐसे क्वेश्चन मान लो पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक, कंप्लीट द पाथ। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे एडवांस वगैरह में, बाकी तो मुझे नहीं लगता बनेंगे। चलिए मैं इसी में कंप्लीट करता हूं, आप लोग देखिएगा। पहली बार मैं भी कहता हूँ कंप्लीट द पाथ को इसी में सॉल्व करूंगा, आप लोग दोबारा करेंगे। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मन में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि आपको ये चीज अपने मन में रख के चलना होगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का इंसिडेंस एंगल है या कम का या बराबर, क्योंकि उसी चीज पे डिपेंड करेगा। क्यों? अगर ज्यादा का होगा तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, भले रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में, ठीक है। अगर 90 डिग्री या कि क्रिटिकल एंगल के बराबर का इंसिडेंस हुआ तो क्या होगा? तो फिर 90 डिग्री पे जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ। 90 डिग्री पे इंसिडेंस होने का मतलब क्या? क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, क्या TIR होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा। महाराज यहाँ एयर है, ये ग्लास है, इधर भी एयर है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है एयर से ग्लास में नहीं। डेंसर टू रेयर जाएगी तब TIR होगा। ये चीज भी ध्यान रखना है कि कहां से कहां जा रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 42 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंस कर रही है। इस सरफेस का नॉर्मल नो डाउट यही है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है 90 डिग्री पे हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सीधा चली जाएगी, सीधा ये चली जाएगी, ठीक है, ठीक है, जाएगी सीधा चली जाएगी, लौटेगी नहीं महाराज, सीधा चली जाएगी। रिफ्रैक्शन का एक पर्टिकुलर केस है, अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंस हुई तो फिर बिना डिविएट हुए फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे चली जाती है, ठीक है। चलिए ये 90 तो इधर भी 90 है ना, ये भी 90 हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन में आप लोग ये वाला थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये 15 डिग्री मान लीजिएगा, ठीक है, इसको आप 15 डिग्री मान लीजिएगा, ये वाला है, ठीक है। अगर प्रिज्म में भी होता तो प्रिज्म का एंगल दिया होता, वो एंगल दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिएगा ये ऊपर वाला एंगल 15 है। अच्छा, ये 90, ये 15, तो ये वाला एंगल कितना बन गया? कितना बन गया ये? 85, 75, 85 हो जाए कैसे? 180 ना होते थी ना, 90, 15, 105, 75 है ना बचा। मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, दिखेगा, थोड़ा बड़ा बनाऊं, दिख नहीं रहा ना, थोड़ा बड़ा बनाऊं।
ये गई, ये गई, ये वाला एंगल 15 मान लीजिए, चलो छोड़ो 15 आप ऐसा देखिए, इसको 45 मान लीजिए, कितना मान लीजिए इसको 45 मान लीजिए, ठीक है 45 मान लीजिए, 15 बहुत छोटा हो जाएगा, हालांकि वो प्रिज्म में सही रहता है, छोड़िए 45 मान लीजिए, ठीक है। ये 90 था तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 45 135, तो बचा कितना ये 45। अब बताइए 45 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ है, जबकि अपने पास पता है कि थीटा दिख रहा है क्या, थीटा से कितना है 42 डिग्री, म्यू आपके पास कितना है 3/2, ये डाटा दिया। म्यू का तो हालांकि बहुत काम है नहीं अभी, क्योंकि हम फार्मूला लगा नहीं रहे हैं, पर ये जरूर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब डेंसर से रेयरर में प्रवेश करने का समय आ गया है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस हो रही है। क्या इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है, एक नॉर्मल खींचोगे, नो डाउट ये 90 होगा तो ये भी 45 ही होगा, ये आपका सौभाग्य मात्र है। लेकिन केवल वो वाला एंगल देख के ना कह देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ठीक है, ठीक है, वो भी 45 तो वो भी 45, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया कितना 45, तो ये लौटेगा, ये लौटेगा कितने पे लौटेगा 45 पे ही लौटेगा। अब महाराज अब क्या होगा, अब यहां का नॉर्मल ये, यहां का नॉर्मल ये, ठीक है, इस वाले सरफेस का नॉर्मल ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल कितना होगा 45 ही होगा, अल्टरनेट। हाँ फिर से 45 पे, फिर से कहां आया 45 पे, फिर से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस हुआ, फिर लौटेगा कितने पे, कितने पे लौटेगा 45 पे। अब महाराज अब कितने पे आया, कितने पे आएगा, बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, कितने से, ऐसे बाहर निकल जाएगा, इसे क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री, 90 इंसिडेंस हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री होगा। इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं, इस वाले को, इस वाले एंगल के बारे में आपको सोचना होगा। अगर हम इस सरफेस के पैरेलल एक सरफेस खींचे यहां पे ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल होगा 45, लेकिन क्या गारंटी है कि नॉर्मल अपना 45, नॉर्मल कैसे है, नॉर्मल तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना, नहीं नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है क्या कि ये 90 पे ही आ रही, ऐसा लग रहा है कि 90 पे ही आ रही, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे करके ऐसे बाहर 90 डिग्री पे है, सीधे बाहर निकलेगी, लौटेगी नहीं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, अच्छा हाँ डेंसर से, सॉरी डेंसर से एरर में आ रही थी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस होगी, सेम वैसे 90 पे, क्योंकि ये 90 मान के चलेंगे हम इसको, ये 90 पे, ये 90 से वापस लौटेगी, ऐसे ही वापस लौटेगी, ठीक है, और ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही उसी अंदर होता रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब ये सोचने की ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, मतलब ये डाटा हमारा कुछ वो था, बाकी 2 रिफ्लेक्शन 3 रिफ्लेक्शन में बाहर निकल जाएगी, ठीक है, 2 या मैक्सिमम 3 रिफ्लेक्शन में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कितने रिफ्लेक्शन बाद ये इससे बाहर निकलेगी,
आईआईटी में एडवांस में स्पेशली अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कितने रिफ्लेक्शन बाद ये बाहर निकल जाए। ठीक है, ये ऐसे आके ऐसे वापस लौटेगी, ठीक, ऐसे आके ऐसे वापस लौटेगी। क्योंकि अगर आप ये ट्रायंगल पूरा करना चाहेंगे वाला, अगर आप ये वाला ट्रायंगल पूरा करना चाहें तो कैसे पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? हाँ, कैसे ये वाला उसको 45 नहीं कह सकते ना? कैसे? अच्छा हाँ, ये 90 था, ठीक है, ये 45 कह सकते हैं, इसको 45 कह सकते हैं, 90 ठीक ठीक है, ठीक है, ये 90 ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्री का खेल है, आप ज्योमेट्री देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस तरह क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सफिशिएंट है। आप देख लीजिएगा कहाँ क्या लौटेगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो होगा TIR, नहीं हो रहा है नहीं जाएगा, जो भी होगा आप देख के कमेंट करिएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित एक डिवाइस है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जानते हैं। बोर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहा जाता है। प्रकाशीय तंतु से आप क्या समझते हैं? यह एक डिवाइस तो नहीं कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं इसको। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, या एक यंत्र है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रकाश के सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बल्कि मैं तो कहूं कि बहुत दूर तक बिना किसी लॉस के पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to transmit signals from one place to other place by using total internal reflection. और एक बार जैन ने मजाक किया कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे आधारित है, आपको कहना था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित एक यंत्र है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सिग्नल्स, अब सिग्नल्स का मैं प्रकार नहीं कह रहा हूं, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह दो, चाहे ट्रांसमिशन का ये विद्युत जो भी सिग्नल कहता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नल कह दो, है ना, कम्युनिकेशन सिग्नल कह दो, कोई भी सिग्नल को, किसी भी प्रकार के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना सिग्नल की क्वालिटी में लॉस के पहुंचा देता है। ठीक है, नोट करिएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विदाउट एनी लॉस, बिना किसी क्षति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब स्टार पार्ट पे ये चीज कवर कर लेंगे। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके उस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है, उसी के सिद्धांत पे कार्य है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले कोर फिर क्लैडिंग,
और बाद में सीट। 3 आइटम लगे होते हैं उसमें, कोर, क्लैडिंग, सीट। ठीक है, यह है कोर, यह है क्लैडिंग। इसका म्यू लगभग 1.5 होता है, इसका म्यू लगभग 2 के आसपास होता है, 2 के आसपास होता है, 2.1 के आसपास कह देते हैं इसको। ठीक है, चलो थोड़ा और दे देते हैं, 1.9 के आसपास कह देते हैं। ठीक है, इसका म्यू लगभग 1.9 के आसपास क्लैडिंग का। ठीक है, और बाहर की सीट होती है, सीट, इसका म्यू थोड़ा और ज्यादा होता है, म्यू इज ग्रेटर देन 1.9। कुछ भी हो सकता है, मजबूत मटेरियल होता है बाहर। ठीक है, एक्चुअल में मेन आइटम तो यही, इसकी सहायता से कम्युनिकेशन होता है। इसको बचाने के लिए, इसके कवरिंग के लिए इसके बाहर क्लैडिंग। ठीक है, पाइप, फाइबर वगैरह, फाइबर तो नहीं देते, नॉर्मली प्लास्टिक दे देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर और मजबूत स्ट्रक्चर, मतलब फिर गाड़ी वाड़ी चढ़ जाए तो फूटे नहीं। जब ये जमीन के नीचे, जैसे बीएसएनएल जो अपना सिग्नल बिछाता है पाइप, तो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कोर काहे का बना होता है, सिलिका या कांच के बहुत पतले पतले रेसे। कोर काहे का बना होता है, कोर के बारे में हम पढ़े, कोर में कांच का रेसा, आप समझ लीजिए, रेसा समझते हैं, कांच का रेसा, सोच लीजिए कितना पतला। मतलब बताते हैं कि जो बिस्तर में काम करते हैं और जो लाइन बिछाते हैं, तो बताते हैं कि कोर या कि ऑप्टिकल फाइबर पूरा ज्वाइंट करते करते हाथ में कब वो कांच घुस जाता है, जब पक जाता है तब पता चलता है कि यह घुस चुका है। मतलब इतना पतला होता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो रेसा कहीं माना होता है इंग्लिश में, मतलब बहुत थिन वायर, एक तरह से बहुत पतला तार होता है, काहे का, कांच का। ठीक है, कोर काहे का होता है, वेरी थिन ग्लास, वेरी थिन ग्लास, बहुत पतले ग्लास होते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से बनाओ, मतलब ये नहीं कि तार से नहीं होता। एक विशेषता होती है, तार से आप एक समय में एक ही सिग्नल भेज सकते हो, लेकिन इसकी सहायता से एक समय में आप 17-18 सिग्नल, मतलब पता नहीं कितने सिग्नल भेज सकते हो। बहुत खास व्यवस्था है इसकी, है ना। तार है तो एक समय एक ही करंट जाएगी ना उससे, तार की सहायता से आप करंट भेज सकते हो, और इसकी सहायता से आप सिग्नल भेज सकते हो, लाइट भेज सकते हो। लाइट तो एक समय पता नहीं कितनी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत वेरी थिन ग्लास मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, और इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, मेन आइटम यही है। ठीक है, क्लैडिंग क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कोर, है ना, थोड़ा हार्ड मटेरियल है। इसका म्यू के बारे में भी आप जानकारी दो, बोर्ड में ऐसा सब लिखना पड़ेगा। म्यू के बारे में इसको कहते हैं, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52 के आसपास ही होता है। ठीक है, 1.5 ठीक है, और क्लैडिंग के बारे में आप लिखोगे, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कोर मटेरियल्स, क्योंकि कोर बहुत पतले पतले कांच का बना हुआ है ना, सिलिकॉन भी थोड़ा सा यूज कर लिया जाता है बिजनेस में। तो कोर के प्रोटेक्ट के लिए क्लैडिंग का प्रयोग किया जाता है ना। प्लास्टिक मटेरियल होता है ना, टू प्रोटेक्ट कोर, प्लास्टिक इज यूज्ड। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं केवल प्लास्टिक, पर प्लास्टिक भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और लास्ट में सीट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट प्रोटेक्ट कोर एंड क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग दोनों को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सब लिखना है आपको, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं, अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखिए, इसका वर्किंग लिखिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, वर्किंग में दिखा देता हूँ। पहले आपको डेफिनेशन लिखना होगा, फिर कंस्ट्रक्शन, ये चित्र बना के ये 3-4 लिखना होगा। ठीक है, अब पढ़िएगा फिजिक्स वाले, देखिएगा है कि नहीं, तब पता चलेगा।
सब कुछ यूट्यूब पे दे पाना संभव नहीं, मैं मूर्ख हूँ जो दिए दे रहा हूँ। शायद भगवान किसी न किसी दिन इसका फल दे, आशा करता हूँ मिले, इसकी संभावनाएं बहुत कम। खैर वर्किंग देखिएगा, जैसा कि हमने कहा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये सीधा हो, जिगजैग भी, कैसे भी हो सकता है ये, ठीक है। मैं जिगजैग बना के आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक एक लाइन बिछी है बीएसएनएल की, ये ऐसे कुछ, ये जरूरी नहीं है इलाहाबाद से मुंबई तक एकदम सीधी लाइन जा सके, भाई कहीं ना कहीं तो टेढ़ी मेढ़ी होगी ना। मैं मान लिया कि वो ऐसे ही है, ऐसे कुछ, ठीक। ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहां पे लाइट रे एंट्री ली भाई, ऐसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओहो, ठीक। ये इसका नॉर्मल, क्योंकि एयर था बाहर और एयर से ग्लास के अंदर प्रवेश कर रही है, एयर से ग्लास के अंदर प्रवेश कर रही है, इसलिए नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाए, ठीक है। नॉर्मल की ओर थोड़ा सा, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा झुक जाए। जब इसको ऐसे चला जाना था, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे ऐसे मान लो ये प्रवेश की, ये नॉर्मल की ओर ऐसे झुक के ऐसे आ जाए, ठीक। और ऐसे वो उस पे टकराती है कांच के अंदर, कैसे कैसे देखिएगा, सॉरी 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 सॉरी, कि जो ये यहाँ पे जो ये एंगल है ना आई, वो ग्रेटर देन थीटा से, तो किससे बड़ा होता है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। जैसे ही कांच के अंदर वो प्रवेश की है और उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि उसका इंसिडेंस एंगल कितना होता है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बार बार टी आई आर, बार बार टी आई आर, बार बार टी आई आर, और फाइनली बाहर, ठीक है। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉस हुआ ही नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की विशेषता क्या है? लॉस नहीं हुआ, सिग्नल का लॉस नहीं हुआ। कितनी भी दूर आप ले जाइए, कितनी भी दूर आप ले जाइए, कितनी भी दूर ले जाइए, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, नॉर्मल से थोड़ा दूर भगी है ना, ये दिख रही, जाना है कहाँ? कांच से हवा में जा रही है तो दूर तो जाएगी, ठीक है ना। तो वर्किंग में आप ये चित्र बनाओगे और लिखोगे, जो हुआ है वही लिखो, ठीक है। जब लाइट रे एयर से ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती और ऑप्टिकल फाइबर के कोर पे जाके टकराती, अंदर तो कोर ये मैंने कोर दर्शाया है, इसके बाहर में क्या करूंगा दर्शा के? बाहर वाले तो सुरक्षात्मक जैकेट है ना, तो ये केवल कोर है। कोर में, कोर के अंदर होता है। मान लो कोई पूछ लिया कभी कि टीआईआर कहाँ होता है? क्लैडिंग में, सीथ में? नहीं, कोर में, ठीक है। क्योंकि क्लैडिंग और सीथ तो उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो जैसे ही वो कोर के अंदर प्रवेश किया और कोर के दीवार से टकराया, तो इस प्रकार टकराता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये टेंशन मीडियम है ही कोर 1.5 भाई, बाहर एयर है, 1 है, नीचे अंदर 1.5 है, इसलिए कंडीशन किसकी बन गई? टीआईआर की। और हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए अब जितना दूर चाहिए उतना दूर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस प्रकार बिना किसी लॉस के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। आजकल ऑपरेशन भी होने लगे हैं इसी से, ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आए हैं आज सर्जरी सब इसी से होने लगी हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ लेजर ऑपरेशन होता है, क्या है ये सब ऑप्टिकल फाइबर से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो आजकल की दुनिया बहुत एडवांस हो गई है,
हर फील्ड में अगर आप यूज के लिए देखें तो आप चाहे कम्युनिकेशन के लिए देख लीजिए, कम्युनिकेशन के हिसाब से पूरा सैटेलाइट इसी पे आधारित है, पूरा मेडिकल फील्ड देख लीजिए, हर जगह इसका यूज है ऑप्टिकल फाइबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यूज भी आप देख ही रहे हैं, यूज अगर वर्किंग लिखेगा ना, क्या हुआ वर्किंग आप लिख लीजिएगा, है ना, आज ही लिखिएगा। क्या, जैसे ही लाइट रे अंदर कोर के अंदर प्रवेश करती है और कोर के मेटल पे टकराती है, तो इस प्रकार से टकराती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इस प्रकार वहां पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरे तरफ टकराई, वहां भी टी आई आर, वहां भी टी आई आर, बार बार टी आई आर होते हुए एक सतह से दूसरे सतह पर पहुंच जाती है, ठीक है। यूजेस अगर आप देखिए, यूजेस अगर आप देखिए इन कम्युनिकेशन, इन मेडिकल, फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए स्पेशली, दो यूज के दोनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। रिफ्लेक्शन का पार्ट लगभग समाप्त है, क्योंकि प्रिज्म में अब आने वाला है, प्रिज्म के बारे में हम जानकारी दे दें। प्रिज्म ही पढ़ेंगे, पहले प्रिज्म पढ़ लेते हैं, लगभग 2 लेक्चर का है, फिर लेंस पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिज्म पढ़ने का एक और कारण भी है, क्योंकि हम अभी थोड़ा सा इस बात से फैमिलियर हैं कि वे कहाँ आई, कैसे गई, है ना, तो इसलिए प्रिज्म पढ़ते चलते हैं साथ में, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये मान लीजिए कि बैगनी रंग और लाल रंग जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है सब कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है उस चीज पे। ये सारी चीजें हम प्रिज्म में देखेंगे। प्रिज्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, खासकर आप वर्ड विक्षेपण, मतलब जो विवो बनता है ना, सब कुछ डेविएशन वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी प्रिज्म में। प्रिज्म पढ़ लें और इसके बाद हम लेंस पढ़ते हैं। हालांकि कायदा तो ये है कि पहले लेंस पढ़ लें फिर प्रिज्म पढ़ लें, क्योंकि हम फैमिलियर हो चुके हैं इन चीजों से और रेज के इधर उधर आने जाने से हम फैमिलियर हैं, इसलिए पहले प्रिज्म पढ़ते चलेंगे और बाद में लेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। खैर, कल मिलेंगे प्रिज्म के साथ, स्टार्ट करेंगे प्रिज्म। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।